चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर दैट इज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी अच्छा वाला चैप्टर है, मस्त वाला चैप्टर है, एग्जाम में आता है। अगर आ गया तो लॉटरी लग जाएगी। तो मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, तो मीनिंग ऑफ एनबीएफसी क्या होता है? तो पहले वो देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, तो मीनिंग्स एंड टाइप्स। तो पहले मीनिंग लेते हैं। मीनिंग क्या होता है? सो डिफाइंड एनबीएफसी एज, डिफाइंड एनबीएफसी एज, एनबीएफसी क्या होती है? So NBFC is a financial institution which is a company, a non-banking institution which is a company with a principal business of receiving of deposits or lending in any manner. NBFC क्या है? Financial institution which is a company, financial institution जो कंपनी है। फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो जिसका प्राइमरी काम क्या है? रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग द डिपॉजिट। फिर सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी। जय माता दी। तो फाइनेंशियल एनबीएफसी क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is a company, non-banking institution which have a primary business of receiving of deposits or lending in any manner, and such other non-banking institution जो भी हो सकती है। फिर one should remember, in order to identify whether particular company is an NBFC, it is to be determined whether the financial activity is a principal financial activity principal business activity है कि नहीं, वो चेक कर लो। फिर financial activity will be considered as principal business of the company as principal business if the company's financial assets considered more than 50% of the total assets are netted off by intangible assets, and income from financial assets are considered more than 50% of the gross income। तो इसमें क्या होगा कि more than 50% जो भी अपने assets है, फिर जो भी टोटल असेट्स है उसमें से मोर देन 50% फाइनेंशियल असेट होना चाहिए, और जो भी इनकम है उसमें से टोटल इनकम में से मोर देन 50% अपनी फाइनेंशियल इनकम होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई भी एक भी नहीं हुई तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अ कंपनी व्हिच फुलफिल्स बोथ दिस क्राइटेरिया शुड क्वालिफाई एज एनबीएफसी एंड वुड रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड as NBFC by RBI. Now, registration and regulation of NBFC. No NBFC is allowed to commence or carry on the business of NBFC, without क्या? Without opening a certificate of registration, and having the net of fund of 10 करोड़। So 10 करोड़ का नेट ऑन फंड होना चाहिए। अर्लियर इट वाज 2 करोड़। जय माता दी, अपन को कुछ काम नहीं है अर्लियर का। फिर however to NBFC which are regulated by other regulators are exempted from requirement of registrations with the RBI। For example, company registered with इंश्योरेंस वाली है, सीबी वाली है, तो उसको ऐसा नहीं है कि भाई अपने एनबीएफसी एक्ट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके एक्ट में रजिस्टर्ड है तो जय माता जी, उसको हो गया। नाउ कंपनीज exempted फ्रॉम आरबीआई उतना कुछ रेलेवेंट नहीं है। अ, फिर ये एक है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद असेट साइज ऑफ लेस देन 100 करोड़, एंड दोस विद असेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव बट नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स आर exempted फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। तो क्या है? सीआईसी जिसका असेट साइज लेस देन 100 करोड़ है, या फिर ऐसी कोई भी असेट है, ऐसी कोई भी कंपनी जो एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक फंड को एक्सेस नहीं करती, तो वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। नाउ टाइप्स ऑफ एनबीएफसी वो भी उतना रेलेवेंट नहीं है, ये पॉइंट्स रिमेंबर में आ जाता है। चलो आईसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनबीएफसी, माइक्रो फंड, नॉन बैंकिंग, कुछ याद रहने वाला नहीं है। चलो, all NBFCs are either deposit taking or non-deposit taking। इफ दे आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एनडी सफिक्स, वाओ, बहुत बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिया। फिर द एनबीएफसीज व्हिच हैव असेट साइज ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर आर नोन एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में आ सकता है कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कब होती है? जब 500 करोड़ का असेट साइज हो जाता है। सो 500 करोड़ का जब भी असेट साइज हो जाता है, तो 500 करोड़ का जब भी असेट साइज होता है तब वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है। नाउ स्केल बेस्ड रेगुलेशन अपन डायग्राम से देख लेते हैं। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या होती है? बमूट होती है। बमूट क्या होती है? बमूट होती है, बमूट। तो उसमें क्या आता है? बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। बेस, मिडिल, अपर, टॉप। अब टॉप अपने दिमाग की तरह एम्प्टी होता है, खाली होता है। सो इन केस ऑफ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क, एनबीएफसी शैल मूव फ्रॉम अपर टू टॉप इन ऑन एट इंस्टेंस ऑफ आरबीआई। तो टॉप लेयर एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होती है। फिर अपर लेवल टॉप 10 एनबीएफसी असेट वाइज जो होती है वो आ जाती है। फिर अदर एनबीएफसी आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई रिक्वायरिंग enhanced। In case of substantial increase in potential systematic risk, NBFC shall move from upper to top layer। upper to top layer में वो चली जाती है at instance of the RBI। Now, top 10 NBFC declare other NBFC identified by RBI requiring enhanced regulatory requirement, तो वो यहाँ पे आ जाती है। फिर मिडिल लेयर में क्या होती है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी whose asset size is
मोर देन, तो पहले अपन है ना, पहले ये दो खत्म करने के, टॉप अपर, फिर अपन को बेस पे चले जाने का। बेस में क्या क्या आती है वो देख लेते हैं। तो बेस में क्या क्या आती है, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विच हैव असेट साइज ऑफ लेस देन 1000 करोड़, तो लेस देन और इक्वल टू 1000, लेस देन 1000 करोड़ नीचे में बेस लेयर में आ जाती है। और यहाँ पे तीन नाम है, पी टू पी, अकाउंट एग्रीगेटर, एनओ, एचएफसी और एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नो कस्टमर इंटरफेस। तो पी टू पी ए, फिर नो 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 नो, एनओएचएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, तो पी टू पी ए, एनओएचएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स। तो अपना आ गया बेस लेयर में क्या क्या, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी असेट साइज लेस देन 1000 करोड़, यहाँ पे आ जाते हैं पी टू पी, अकाउंट एग्रीगेटर, एनओएचएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नो कस्टमर इंटरफेस। फिर अपने मिडिल लेयर में क्या होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़ का उसका असेट साइज है, तो वो ऊपर आ जाती है। फिर ऑल एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग प्लस सीआईसी, एचएफसी, एनबीएफसी, आईएफसी, तो वो यहाँ पे आ जाती है अपना मिडिल लेयर में। एंड जिसका स्टैंडर्ड ऑन प्राइमरी डीलर्स और आईडीएफसी एन आईडीएफ एनबीएफसी है, वो अपने मिडिल लेयर में आ जाती है। फिर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज प्लस सी सी, अपने जो ये दो स्टार किए, ये वाली, तो वो कैन बी मे बी इंक्लूडेड इन द अपर लेयर। और ये जो अपने फिक्स पी टू पी वाले हैं और ये जो अपने ग्रीन वाले हैं, जो ग्रीन वाले हैं दोनों, वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं होते। फिर वही है, तो पी टू पी ए, एन ओ एच एफ सी, एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स ऑलवेज रिमेन इन बेस लेयर। फिर एसपीडी, आईडीएफ, एनबीएफसी ऑलवेज रिमेन इन मिडल लेयर। फिर एनबीएफसी डिपॉजिट, सीआईसी, एचएफसी एंड सीआईसी, तो ये जो वाला है वो अपर लेयर, बॉट मिडल और अपर लेयर में उठक बैठक कर सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है। फिर एनबीएफसी, आईसीसी, एमएफआई, फैक्टर्स, एमजीसी, एनी लेयर डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स। और गवर्नमेंट ओन फंड्स, गवर्नमेंट ओन एनबीएफसी हमेशा बेस या फिर मिडिल लेवल में हो सकते हैं, बेस या फिर मिडिल लेवल में ही होगी। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स आ जाता है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स याद रखना, टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल 15% होना चाहिए, टीयर वन 10% ही होना चाहिए, अगर गोल्ड ज्वेलरी है तो टीयर वन 12% होना चाहिए। नाउ इनकम रिकग्निशन, एनपीए है तो रियलाइजेशन बेसिस पे, अदर देन एनपीए तो अक्रूवल बेसिस पे, और फर्स्ट टाइम एनपीए बना तो इनकम रिकॉग्नाइज बट नॉट रियलाइज नीड टू बी रिवर्स, तो वो होना चाहिए। नाउ वी विल सी द असेट क्लासिफिकेशन। तो असेट क्लासिफिकेशन यहाँ से देख लेते हैं। तो असेट क्लासिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। तो स्टैंडर्ड कब बनता है, तो स्टैंडर्ड में क्या, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, नॉर्मल रिस्क होती है। फिर सब स्टैंडर्ड कब बनता है, एनपीए अगर 12 महीने तक है, और अगर एनएसआई नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो 18 महीने हो जाता है। आ, फिर डाउटफुल कब हो जाता है, 12 मंथ्स हो जाता है। और लॉस में क्या होता है, रिकग्नाइज बाय इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंस्पेक्शन टीम। तो तभी भी वो लॉस हो जाता है। क्राइटेरिया फॉर एनपीए को बताया है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो ओवर ड्यू मोर देन 6 मंथ्स, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो ओवर ड्यू मोर देन और इक्वल टू 3 मंथ्स, नॉन सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट लीज और हायर हायर परचेज में है तो ओवर ड्यू मोर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स में वो एनपीए बन जाती है। नाउ एनएसआई, एनडी एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, तो नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिटिंग 6 मंथ्स और 18 मंथ्स में हो जाती है। यहाँ पे 3 मंथ्स और 12 मंथ्स में एनपीओ सब स्टैंडर्ड बन जाती है और डाउटफुल बन जाती है। तो वो वाली टाइमलाइन है असेट क्लासिफिकेशन के। नाउ एनपीए ये वही पॉइंट है। फिर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स, तो अगर जब भी लॉस असेट्स होता है तो उसको 100% का प्रोविजन बनाना होता है। फिर अगर डाउटफुल असेट है तो डाउटफुल असेट में अगर अनसिक्योर्ड है तो 100%, अगर सिक्योर्ड है अप टू 1 ईयर 20%, 1 to 3 ईयर 30%, मोर देन 3 ईयर 50%, सब स्टैंडर्ड है तो 10%, स्टैंडर्ड एनएसआई एनडी है तो 0.25, और अदर है तो 0.40 का अपन को प्रोविजनिंग करके करते हुए चलना चाहिए। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, बीरापी, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, बीरापी बीरापी बीरापी। तो ascertaining the business बी, फिर evaluating the internal control system आई, आर से रेगुलेशन विद द आरबीआई, ए से एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, और लास्ट है अपना प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो क्या है, बीरापी बीरापी बीरापी। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या है, बीरापी। तो असर्टेनिंग बिजनेस में क्या है, तो असर्टेनिंग बिजनेस कंपनी ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द फॉलोइंग, एमओए एंड एओए चेक कर लो, बिजनेस पॉलिसीज चेक कर लो, मिनट्स चेक कर लो, टाइम पास है, एमओए एओए चेक कर लो, बिजनेस पॉलिसीज, मिनट्स चेक कर लो, तो ये अपना टाइम पास हो गया। फिर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेलिंग इन द एनबीएफसी टू एंश्योर दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स पुट इन प्लेस बाय द एनबीएफसी आर एडिक्वेट एंड आर बीइंग इफेक्टिवली फॉलोड। तो एडिक्वेट और इफेक्टिव है कि नहीं वो देख लो, एडिक्वेट और इफेक्टिव है कि नहीं वो देख लो।
फिर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ रिकवरी एंड पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ एडवांसेस बिकॉज एनी डेफिशिएंसी इन दिस सिस्टम्स में रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ एनपीएस। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड क्या करना है उसको, पर्टिकुलर रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ द रिकवरी। टाइम पास है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई वो चेक कर लो। अपने इस पे आते हैं, कंप्लायंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाले पे आते हैं, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे है। तो compliance of prudential norms, तो पहले तो prudential norms क्या है, तो ऑडिटर हैज टू वेरीफाई द compliance of prudential norms relating to कॉपी 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 क्या है। सी से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फिर ए से अपना आ जाता है असेट क्लासिफिकेशन। बी से आ जाता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोहिबिशन ऑफ फॉर ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट इट शेयर्स, इनकम रिकग्निशन एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स वो कर लो। फिर पॉलिसी फॉर डिमांड लोन्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस कैसे होते हैं, इनकम फ्रॉम एनपीए कहाँ कहाँ से आती है, एंड रिकवरी इन द एनपीए अकाउंट्स कैसे होती है, तो वो चेक कर लेना होता है। नाउ कंप्लायंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन से उसका उसका कीवर्ड है बारी से बरी सी बरी सी बरी सी बरी सी बरी सी। तो बी से अपना आ जाता है नीचे एक बोर्ड मीटिंग वाला, बोर्ड रिजोल्यूशन वाला पॉइंट है। सो बोर्ड रिजोल्यूशन इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, तो जब भी पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं तो उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया कि नहीं वो देख लो। फिर ए से अपना आ जाता है, ए से अपना आ जाता है रिटर्न एप्लीकेशन दो, रिटर्न एप्लीकेशन दो, रिटर्न एप्लीकेशन दो। फिर आर से डिपॉजिट रजिस्टर। फिर दूसरा है आर से फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो वो चेक कर लो, डिपॉजिट रजिस्टर चेक कर लो। जो भी रिटर्न्स फाइल किए हैं वो देख लो। फिर आई से कस्टडी द इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर लो। एंड इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेमेंट्स। और सी से अपना आता है क्रेडिट रेटिंग, कॉपी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग देख लो। फिर इन द इवेंट ऑफ अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग एंश्योर दैट एनबीएफसी हैज इन्फॉर्म टू द आरबीआई इन केस ऑफ डाउनग्रेडिंग। अगर डाउनग्रेडिंग हुआ तो 3 पॉइंट, अगर डाउनग्रेडिंग हुआ तो 3 पॉइंट, डाउनग्रेडिंग हुआ तो 3 पॉइंट क्या है, with immediate effect stop accepting fresh deposits, stop accepting fresh deposits and renewing existing deposits। तो इसी टाइम पे कोई भी डिपॉजिट लेना बंद कर दो, रिन्यू एग्जिस्टिंग डिपॉजिट करना बंद कर दो। ऑल एग्जिस्टिंग डिपॉजिट शैल रन ऑफ टू द मैच्योरिटी, जो भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है सब रन ऑफ कर दो मैच्योरिटी के लिए। रिपोर्ट द पोजीशन विद इन 15 वर्किंग डेज, रिपोर्ट द पोजीशन विद इन 15 वर्किंग डेज टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वेयर एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड। नाउ fraud क्या है, classification of frauds in order to have uniformity in reporting frauds have been classified as under mainly based on the provision of the Indian Penal Code। क्या है, M1 CIA, M1 CIA, M1 CIA, M1 CIA, M1 CIA, M से misappropriation and criminal breach, misappropriation and criminal breach of trust। F से fraudulent encashment through forged instruments, manipulation of books of accounts। U से unauthorized credit facilities extended for reward, negligence and cash shortages, cheating and forgery, irregularities in foreign exchange and any other type of फ्रॉड। तो अपना फ्रॉड क्या है, एम1सी है, एम1सी है, एम1सी है। अगर केस ऑफ नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस एंड इरेगुलरिटीज above are to be reported as fraud if the intention to cheat or defraud is suspected or proved। However, the following cases where fraudulent intention is not suspected or proved at the time of detection will be treated as fraud and reported accordingly। केसेस ऑफ कैश शॉर्टेजेस मोर देन 10,000, अगर कोई भी कैश शॉर्टेज 10,000 से ज्यादा है तो उसको। एंड कैश केसेस ऑफ कैश शॉर्टेजेस मोर देन ₹5,000 इफ डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट और ऑडिटर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड नॉट रिपोर्टेड ऑन द occurrence ऑफ द पर्सन हैंडलिंग द कैश, तो वो यहाँ पे कर दो। नाउ ऑडिट चेकलिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के लिए क्या क्या करना है, तो इसमें पॉइंट्स है ना। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट, तो पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर दो। ऑडिटर शुड physically verify the securities held by an NBFC। Income recognition, verify the dividend income has been duly received and accounted for। फिर authorization, verify the board meetings। फिर classification, जो भी proper होता है, ascertain from the board resolution or obtain a management certificate to the effect that the investments to acquired are current investments or long term investments। फिर valuation देख लो, check whether the investments have been valued in accordance with the NBFC prudential norms, directions and adequate provision for fall in the market value of securities have been made। फिर compliance of AS13 देख लो, external confirmation। पॉइंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट क्या है, सैंक्शनिंग देख लो, सिक्योरिटी जो भी अगेंस्ट में पुट की है वो देख लो, लोन अगेंस्ट द शेयर्स, वेरीफाई वेदर द एनबीएफसी हैज नॉट एडवांस एनी लोन्स, कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, चेक वेदर द एनबीएफसी हैज नॉट लेंट और प्रूडेंशियल नॉर्म्स देख लो, क्लासिफिकेशन। फिर एनबीएफसी पी2पी, पीयर टू पीयर लेंडिंग में एक ही आंसर है, मॉड्यूल का आंसर है। तो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय एनबीएफसी पी2पी, वेरीफाई वेरीफाई द वेरीफाई वेरीफाइड verify that company undertakes only permissible activities like providing online marketplace to participants for lending and borrowing। एनबीएफसी it should not be engaged in business of lending funds on its own, तो वो सिर्फ मार्केट प्लेस पे ही कर रही है वो देख लो। वेरीफाई द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो देखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है, वो तो देखते ही है। फिर एंश्योर कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अपने जो पढ़ा वो।
फिर वेरीफाई बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं। वेरीफाई बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, वेरीफाई बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, वेरीफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ P2P। नाउ ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये अपन है ना डायरेक्ट नोट से ही पढ़ेंगे अपन के। नाउ एनबीएफसी ऑडिटर्स डायरेक्शंस, ये रिपोर्टिंग करनी होती है, वो क्या है। तो हर एक एनबीएफसी को, ऑल एनबीएफसी के लिए क्या क्या रिपोर्ट करनी है ऑडिटर को। सो कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है कि नहीं, वो देख लो। फिर अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो वो एंटाइटल टू कंटिन्यू है कि नहीं, वो अपने जो ऊपर वाले पॉइंट है ना, फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल इनकम वाले, वो देख लो। फिर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ऑन फंड्स, तो 10 करोड़ की नेट ऑन फंड है, वो वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं, तो वो देख लो। तो ये ऑल एनबीएफसी को करना है। तो अब बी क्या है, एनबीएफसी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अगर कोई एनबीएफसी एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट्स को, तो उसको क्या क्या चेक करना है वो देखते हैं। तो डिपॉजिट एक्सेप्टेड शुड बी विद इन द लिमिट्स, रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सेस डिपॉजिट्स, accepting deposits without minimum IGCR, capital adequacy ratio, violation of public deposits directions, default of principal and interest, compliance of liquid assets, securities designated bank, furnishing of return on the deposits NBS1 and quarterly return on the prudential norms। तो वो अपन को रिपोर्ट करनी होती है। इन एडिशन टू द, ये जो कंडीशन, ये जो अपने रिपोर्ट में डाला है, उसके एडिशन में ये सब चीजें होनी चाहिए। बट अगर एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, तो ऑल एनबीएफसी के एडिशन में क्या क्या देनी है। बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स देख लो। फिर अगर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, तो कार एनबीएस 7 देख लो, मिनिमम का करार देख लो। फिर एनबीएफसी करेक्टली क्लासिफाइड एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, वो देख लो। नाउ वी विल मूव टू द एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। एग्जीक्यूशन रिपोर्ट किसको देनी है, टू द आरबीआई रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। तो अनफेवरेबल, अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट कब कब देनी है, अगर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड रिमार्क्स ऑन एनी ऑफ द मैटर स्टेटेड इन पैरा 3, कोई भी मैटर्स जो भी स्टेट किए हैं उसमें कोई भी अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड रिमार्क्स है, तब एक्सेप्शन रिपोर्ट, या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। फिर एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डिडक्शंस, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डिडक्शंस, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ऊपर है चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डिडक्शन 2016, एनबीएफसी एनएसआई नॉन डिपॉजिट टेकिंग डिडक्शंस, वो चेक कर लो। एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, तो यहाँ पे क्या है, एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, यहाँ पे एनबीएफसी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस। तो उसका अगर नॉन कंप्लायंस हुआ था, तब एक्सेप्शन रिपोर्ट बनानी पड़ती है। नाउ अपना इंडेस का पॉइंट आ जाता है, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस ऑन एनबीएफसी कब होती है। सो एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडेस फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग 1/4/2018। कब किसको करनी है, ऑल एनबीएफसी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड जिसकी नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ है, इंक्लूडिंग होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट फॉर अकाउंटिंग पीरियड 1/4/2019। अदर एनबीएफसी लिस्टेड एंड और अनलिस्टेड नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़, मोर देन 250 करोड़ बट लेस देन 500 करोड़, इंक्लूडिंग हाउसिंग होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। अब शेड्यूल 3 में डिवीजन 1 किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटीज एएस के अनुसार। डिवीजन 2 किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटीज इंडियस। एंड डिवीजन 3 क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनबीएफसी इंडियस का। तो अब अपन उसका डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड द डिवीजन 3, डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में क्या क्या फर्क है अपने एनबीएफसी में, वो देख लेंगे ना। डिवीजन 3 जो एनबीएफसी का है उसमें क्या होते हैं, सो उसका पॉइंट क्या है। तो एनबीएफसी हैज बीन अलाउड टू प्रेजेंट द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विड, तो उनको इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी प्रेजेंट करने का ऑप्शन दिया गया है of the balance sheet, which is not allowed to companies required to follow division 2. Additionally, NBFCs are required to classify items of the balance sheet into financial and non-financial, whereas other companies are required in current and non-current। तो उनको ऐसे, तो डिवीजन 2 अपने एनबीएफसी में लिक्विडिटी के अनुसार करने करने का, हाँ, करने का प्रोविजन है, और क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के अनुसार होना चाहिए।
और अपना जो डिवीजन तुम्हें सादी वाली इंडियाज वाली है तो नॉट अलाउड, प्लस क्लासिफिकेशन करंट करंट एंड नॉन करंट में होती है। फिर सेकंड पॉइंट है, एन एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर इनकम और अदर एक्सपेंस सेपरेट डिस्क्लोजर देना है, जिसका 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा का ज्यादा हो जाता है, विच एक्सेज 1% ऑफ टोटल इनकम। डिवीजन टू ऑन द अदर हैंड क्या बोलता है कि एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर सेपरेट डिस्क्लोजर कब करना है, अगर वो 1% ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹10 लाख, विच एवर इज हायर जब जाए तभी करना है। फिर फिर क्या डिफरेंस है, एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज अंडर रिसीवेबल्स द डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी, तो सेपरेट डिस्क्लोजर किसका करना है, रिसीवेबल्स फ्रॉम द एलएलपी। फिर एनबीएफसीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम्स कंप्राइजिंग revenue from operations and other comprehensive income on the face of the balance sheet, तो उनको क्या करना है, डिस्क्लोजर ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस प्लस ओसीआई ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फिर सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, तो ट्रेड रिसीवेबल जिसका क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है उसका करो। एंड सी पॉइंट है, restriction on distribution attached 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 to the statutory reserves are to separately be disclosed in the notes as stipulated by the relevant statute. So this was it, the whole chapter of NBFC.